नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। न्यूज़ पिकल के इस अंक में हम लोग बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में विधानसभा का 4 दिन का सत्र आज खत्म हो गया। विधायकों ने शपथ ले ली। अनुपूरक बजट पर और राज्यपाल का अभिभाषण, ये 2 चीज़ आज हुआ। और इस विधानसभा सत्र के दौरान बहुत सारे नेताओं पर हम लोगों की नज़दीक से नज़रें बनी हुई थी। लेकिन एक नेता जो सबका दिल जीत लिया, वो है जयराम कुमार महतो। उस पर उनको तकलीफ हुई होगी। आपने कहा कि जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या तकलीफ है? 81 ज्यादा कि 3.25 करोड़ ज्यादा? 81 के बच्चों पे हमने सवाल उठाया, आपकी हालत खराब हो गई। और 3.5 करोड़ के बच्चे कहाँ हैं? धूल में हैं। सिलेट के जगह प्लेट लेके खिचड़ी खा के पढ़ रहे हैं। 81 के बच्चे मैंने अमृत वाले हो गए और बाकी लोग क्या धूल में पलेंगे? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तभी जयराम कुमार महतो को 2 अवसर मिले इस बार विधानसभा में अपनी बात रखने का। एक जब स्पीकर का चुनाव हो गया, उसके बाद भी उनको टाइम मिला, और आज जब अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही थी, तब उसमें भी उन्हें समय दिया गया। मैया समान योजना मूल बिंदु रही, केंद्र बिंदु रही। किसी ने उसे सम्मान कहा, नारियों का सम्मान कहा, महिलाओं का सम्मान कहा। हम लोग भी महिलाओं के सम्मान के पक्षधर हैं। हमारे एक भाई कह रहे थे कि 2,500 रुपए की राशि जब एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बहन को दिया जाएगा तो उससे वो स्कूल कॉलेज कागज कॉपी कलम की सामग्री लेगी। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उसे स्कूल कॉलेज जाने से पहले अगर 2,500 रुपए देंगे तो उसे आप निकम्मा और आलसी बनाएंगे। यदि आपको उस राशि को देना है तो उसके स्कूल कॉलेज जाने के बाद दीजिए, स्कॉलरशिप के रूप में दीजिए। इन दोनों दिन वो मीडिया में भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे, और पूरे झारखंड के जनता को विधानसभा के पटल के अंदर से उन्होंने एक मैसेज दे दिया। इन सब बातों पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद। मनीष जी, पिछले 4 दिन का हालांकि सेशन था, 2 दिन जयराम को वहां विधानसभा में अपनी बात रखने का मौका मिला। आपने भी नजदीक से सुना, आप इस पर क्या कहेंगे? नमस्कार अमित जी। हमने पहले भी कह रखा है कि एकमात्र विधायक हैं अपनी पार्टी के जयराम कुमार महतो, तो इसलिए विधानसभा में जो परंपरा है, जो प्रणाली है समय के आवंटन का, तो जयराम कुमार महतो को बोलने का समय बहुत ही कम मिलेगा। ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र विधायक अपनी पार्टी के हैं। तो समय जो किसी भी विषय पर डिबेट जब होता है तो पार्टी की जो स्ट्रेंथ होती है सभा में, विधानसभा में या संसद में, उसके अनुसार से समय का आवंटन किया जाता है। तो ऐसे में आज जयराम कुमार महतो का एक दूसरा, हम कह सकते हैं कि भाषण हुआ विधानसभा में, और उन्होंने एक जो विषय उठाया है अमित जी, वो विषय काफी गंभीर है और काफी हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर उसका संवाद होने की गुंजाइश है। एक तरह से हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2018 का अगर हम कालखंड लेते हैं, तब वो रेवड़ी की राजनीति पर काफी खुल करके बोला करते थे, और वो उस समय था जब कांग्रेस के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब्लिक मीटिंग से, जो इलेक्शन की रैलियां होती थी, वहां पर जाकर के राजस्थान की तत्कालिक कांग्रेस सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करते थे कि पैसे कहां से लाओगे, ये सब जो वायदे कर रहे हो, लोक लुभावने जो वायदे कर रहे हो, जो पॉपुलिस्ट प्रॉमिसेस कर रहे हो, इसे पूरा करने का पैसा कहां लाओगे, पैसा कहां से लाओगे। और अमित जी, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने चीफ सेक्रेटरीज का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, तभी हिमाचल प्रदेश में किया था, और धर्मशाला में, इनफैक्ट धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक मशहूर जगह है, वहां पर पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उस मीटिंग में जो चीफ सेक्रेटरीज सारे राज्यों के आए थे, वहां पर उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट था उसको उन्होंने साझा किया था और चिंता व्यक्त किया था कि ये जो लोक लुभावने कार्यक्रमों की वजह से जो राज्य सरकार पैसे खर्च कर रही है, जिनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और ऐसे हालात में आरबीआई के रिपोर्ट ने माना कि वित्तीय हालात जो है बहुत ही डावाडोल है ऐसे राज्यों का, तो कहीं ना कहीं वो जो मसला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था, लेकिन
बीच मझधार में वो छोड़कर चले गए और कहीं न कहीं बीजेपी भी ऐसे ही कार्यक्रमों के पीछे लग गई। लड़की बहिन योजना और महिलाओं को हर महीने पैसे देने की बात। तो इस सारे विषय के ऊपर जयराम कुमार महतो ने जो अपनी आर्टिकुलेशन आज कल करी है विधानसभा में कि आप बच्चियों को, लड़कियों को, कॉलेज के छात्रों को अपने पाँव पर खड़े होने के लिए जो समर्थन देने की ज़रूरत है, वो आप दो, ना कि आप जो है महीने-महीने आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो और समझो कि आपका सरकार का दायित्व खत्म हो गया। तो ये अमित जी बहुत ही संवेदनशील विषय है क्योंकि लड़की बहिन योजना महाराष्ट्र में, हरियाणा में भी इस तरह का ही कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश में भी लाडली बहिना योजना है, तो इन और गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में है। तो ऐसे हम देखते हैं कि सभी पार्टियों के बीच में ये कार्यक्रम जो है बहुत पॉपुलर हो चुका है और चुनाव जीतने का एक आसान तरीका बन गया है और ऐसे में इसे हम कहते हैं स्विमिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत बहते हुए जयराम महतो ने अपनी जो समझदारी वाली बात है वो करी है कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाओ, ना कि आप उनको एक जो कहावत है बाइबल में शायद लिखा गया है अमित जी कि लोगों को आप मछली पकड़ना सिखाओ, ना कि मछली जाकर के उनको दे आओ। अगर आप मछली देते रहोगे लोगों को तो उसका कोई अंत नहीं है, वो आप पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, हमेशा आपसे मछली लेने की दरकार करेंगे। एक बार पकड़ना सिखा दोगे तो आपके तरफ वो रुख नहीं करेंगे और आपसे कुछ उम्मीद नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद ही आत्मनिर्भर हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है वो बदल गई है और उसके ऊपर जयराम कुमार महतो ने बहुत ही प्रशंसनीय और अच्छी इसके ऊपर चिंता की है, जिसके ऊपर पूरे देश में संवाद होना चाहिए। जी, अमित जी। मनीष जी, उन्होंने मुझे भी याद आ रहा है 2 टर्म यूज़ किया है कि आप निकम्मा और आलसी बना देंगे और उनका कहना था कि जैसे वो इस तरह का प्रोत्साहन राशि हो कि अगर आप स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को अटेंडेंस के स्कॉलरशिप के रूप में दें तो उनका उनमें शिक्षा का उनमें कुछ ना कुछ निखार आएगा, वो अपने पैर पे आगे चलकर खड़े होंगे। ये और साथ में उन्होंने माननीयों को भी बहुत तरह का सुझाव दिया है। उनका कहना था कि समानता जब तक, उसी तरह से जी। उन्होंने माननीयों पर भी उनका एक अच्छा कटाक्ष था कि कितने माननीयों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और कितने गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इस पर भी ध्यान जाने की, इसका भी जांच होना चाहिए। तो इन सब बातों से वो समानता लाने की बात कर रहे हैं और परमानेंट अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी, उन्होंने एक सीजीएल के मुद्दों को भी उठाया, झारखंड में बहुत चर्चा है और इस पर भी आप कुछ प्रकाश डालें। सीजीएल का परीक्षा के बारे में आप अमित जी जानते हैं कि हजारीबाग में छात्रों का एक विरोध प्रदर्शन हुआ था 2 दिन पहले और उसके ऊपर ऐसा आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। ये जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो झारखंड स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था, 2 दिन लिया गया था, 21 तारीख को और 22 सितंबर को, और 21 सितंबर में जो नतीजे आए महज 82 छात्र उसमें सफल हुए और जो 22 सितंबर को हुआ उसमें करीबन 2173 या 2100 से ऊपर के संख्या में थी। तो ये 2 दिनों के फासले में इतना बड़ा अंतर ये अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है और छात्र उस विषय को लेकर के काफी ज्यादा आंदोलित हैं। आपने सही कहा अमित जी कि राज्य सरकारों, जैसे आपने जयराम महतो ने सवाल खड़ा किया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बताएं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तो पहले हम ये मान लें कि जो स्कूली शिक्षा है उसका बहुत ज्यादा दारोमदार होता है कि छात्र अपने पांव पर खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि नींव वहीं से डलती है। और हमें देखना होगा कि झारखंड की सरकार जो स्कूली शिक्षा है उस पर कितना ज्यादा ध्यान दे रही है। हालांकि ये बात भी सच है कि मिशनरी स्कूल का प्रभाव जो है झारखंड में काफी ज्यादा है और वो भी काफी कम लागत में ही शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन
उनकी क्या क्षमता है वो हम अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन हम जरूर ये उम्मीद करेंगे कि झारखंड की सरकार की जो अपनी सरकारी स्कूल है उसके बुनियादी ढांचा में कितनी सुधार हुआ है उसके ऊपर इशारा कर रहे हैं जयराम महतो। तो उसको उसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन जो विषय है अमित जी, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तब हम देखते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए अगर किसी मुख्यमंत्री ने पहल किया और नाम अपना स्थापित करा इस विषय के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और हमने देखा कि नीतीश कुमार ने आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं अपनाया है जिसमें कि बैठे बिठाए औरतों को महीने में वो पैसे ट्रांसफर करते हों। ऐसी ना उनकी सोच है, ना ही बिहार सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम है। आपको याद होगा तो पहला जब उन्होंने शुरुआत किया था, जब 8वीं या 10वीं क्लास की कक्षा की जो छात्राएं थीं उनको साइकिल देना शुरू किया था, और साइकिल देने की वजह से छात्राओं का एनरोलमेंट जो है स्कूल में बढ़ गया था। उसके बाद जो 10वीं चरण की पास करती थी छात्राएं, उनके बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा करते थे ताकि उनकी आगे की पढ़ाई हो सके। इसी तरह 12वीं कक्षा पास करने के बाद इस तरह के कार्यक्रम थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम था वो लड़कियों को अपने पांव पर खड़ा होने का एक साधक के रूप में था, ना कि आप किसी भी उम्र विशेष की महिलाओं को आप महीने महीने जो है घर बैठे आप पैसे ट्रांसफर कर दें और आप समझे कि आपका काम खत्म हो गया। जी नहीं। तो नीतीश कुमार ने ये कोशिश किया कि स्कूलों में छात्राओं का एनरोलमेंट बढ़े, छात्राएं पढ़ाई में इंटरेस्ट लें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे मार्क्स लाएं, क्योंकि अच्छे अगर मार्क्स लाते हैं तो उस पर अधिक रकम वो जमा करते थे बैंक अकाउंट में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नीतीश कुमार ने जो कार्यक्रम किया बिहार में, उसका बहुत अच्छा परिणाम आया। आप जानते हैं अमित जी की बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो महिला वोट बैंक है। सभी जाति वर्ग से ऊपर उठ करके महिलाएं उनके लिए वोट करती हैं, और 2005 से लेकर के अब तक 19 साल हो गए। 19 साल में अगर आप कुछ महीनों को छोड़ दें तो अब तक लगातार वो सत्ता पर काबिज हैं। उसका मुख्य कारण है कि महिलाएं उनको काफी वोट देती हैं, और इसलिए वोट देती हैं क्योंकि इनकी सरकार ने स्कूली छात्राओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर काफी काम किया है। लेकिन आसान तरीका ये होता है कि आप घर बैठे पैसे आप ट्रांसफर कर दें, आपका काम खत्म हो गया। आप देखते होंगे कि बिहार में नीतीश कुमार का जोर पिछले कुछ वर्षों से स्कूल में शिक्षकों के रिक्रूटमेंट के ऊपर भी है। कई सारे शिक्षकों को उन्होंने बहाल भी किया है स्कूल में ताकि शिक्षा अच्छी हो पाए सरकारी स्कूल में। तो हमें लगता है कि जो जयराम महतो ने सवाल खड़ा किया है उस पर हेमंत सोरेन सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, और जो सक्सेस मॉडल हैं उनके पड़ोस के ही राज्य बिहार में उसको भी अपनाना चाहिए। और हेमंत सोरेन को चाहिए कि वो बुला करके तारीफ करते हुए जयराम महतो से एक मीटिंग करें और उनसे जो भी फीडबैक है शिक्षा जगत में सुधार करने की, उनसे वो लें और अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन दें कि उस पर समय सीमा के अंदर उनमें उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जी अमित जी। मनीष जी, आपने जिस हिसाब से नीतीश कुमार की महिला से संबंधित जो योजना है और झारखंड में जो चल रही है, दोनों का पैरेलल बताया, और जयराम महतो के आज जो विधानसभा में जो भाषण हुआ है उसको आपने नीतीश के विजन से करीब करीब जोड़ने का प्रयास किया है, जिसमें सिर्फ महिला खुद अपने पैर पर खड़ा हो, उनको सम्मान मिले और समानता का समानता से फिर सम्मान मिले, उससे आपने जोड़कर ये बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया है। एक और मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा कि खतियान आधारित स्थानीय नीति का उन्होंने पुनः समीक्षा करने की बात सरकार को उन्होंने आगाह किया है, उनसे मांग की है, और वो अपने चुनाव प्रचार के दरमियान भी और जब उनका उभार हो रहा था जयराम महतो का, तब भी इस तरह के मुद्दों को उठाते रहे हैं।
इस पर बस बहुत छोटा सा प्रकाश हमें डाल दें मनीष जी। अमित जी, स्थानीय मूल निवासी और ये जो स्थानीय और बाहरी का जो डिबेट है, ये सिर्फ झारखंड का ही नहीं है, ये हरियाणा में भी प्रयास किया गया था कि 75% आरक्षण दिया जाए जो वहाँ के मूल निवासी हरियाणा के हैं। कर्नाटक में भी ये प्रयोग किया गया था, लेकिन हरियाणा, कर्नाटक और झारखंड सभी जगह, बिहार में भी प्रयास किया गया था, सभी जगह कोर्ट में ये मामला जम नहीं पाया, कोर्ट की रजामंदी हो नहीं पाई। और इसका कारण ये है कि जो संविधान के विपरीत ये सारे प्रावधान हैं। जो संविधान कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ द पीपल, अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको किसी भी राज्य में जाने का अधिकार है, काम काज करने का अधिकार है। तो हमारे संविधान संगत बातें होनी चाहिए। और हमें लगता है कि ये जो लोकल वर्सेस आउटसाइडर, ये जो मतलब मूल निवासी जो राज्य के हैं और जिन्हें बाहरी कहते हैं, इसके बीच जो डिबेट है, इसके ऊपर एक सकारात्मक विचार कर करके इसके ऊपर संवाद करना चाहिए और बीच का रास्ता निकलना चाहिए, ताकि दोनों पक्षों की जो भी जेन्युइन बातें हैं उसका समागम हो पाए, जो भी सोल्यूशन निकलता है। जी अमित जी। नहीं, हम लोग झारखंड के सभी विषयों पर इसी तरह से लगातार चर्चा करते रहेंगे। जब से झारखंड चुनाव के परिणाम आए हैं, इवन चुनाव प्रचार के दौरान भी हम लोगों ने जयराम महतो पर बहुत नजदीकी से हम लोगों ने उनके चुनाव प्रचार को फॉलो किया। फिर उनके जीतने के बाद अभी 4 दिन का विधानसभा सत्र में भी लगातार हम लोगों की निगाहें जयराम महतो की तरफ बनी रही। और जैसा उनके समर्थक उनको टाइगर बताते हैं, तो इस जो विधानसभा सत्र था, उन्होंने झारखंड के अन्य क्षेत्रों के लोगों को और देश के अन्य जहां भी लोग वहां झारखंड के विधानसभा की कार्रवाई देख रहे होंगे, सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं उनको टाइगर मानना शुरू कर दिया है। बस केवल यही देखना है कि लंबे टर्म तक वो लगातार इसी को सस्टेन करें। उनकी बहुत लंबी राजनीतिक जीवन यात्रा अभी होनी बाकी है और हम लोग भी लगातार वहां नजर बनाए रखेंगे। तब तक मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।